Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. चलो ठीक है. So आज हम किस इशू के बारे में डिस्कस करेंगे. अब सबको पता है कि कुछ स्टेट्स में हमारी कंट्री में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए. वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु एज वेल एंड अलोंग विद द यूटी ऑफ पुदुचेरी. ठीक है, असम भी उसमें इंक्लूडेड था. बाकी सारे स्टेट्स में तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी ना किसी प्री पोल अलायंस को मेजॉरिटी मार्क वो क्रॉस कर पाए. ठीक है, बट तमिलनाडु एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हो चुका है, because we are seeing a situation of a hung assembly. Now, what is a hung assembly? Hung assembly basically refers to a situation wherein none of the parties who were contesting the elections or none of the coalition which was formed with respect to the election, किसी के भी पास वो majority वाला mark ना आ पाए. ऐसी situation को हम hung assembly कहते हैं. अब हंग असेंबली की सिचुएशन में कौन सी पार्टी गवर्नमेंट क्रिएट करेगी या ऐसी सिचुएशंस में गवर्नर के पास क्या पावर होती है, दिस इज द थिंग विच विल बी डिस्कसिंग टुडे इन आवर सेशन. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द गवर्नर्स रोल इन हंग असेंबली एंड द तमिलनाडु क्राइसिस. क्यों हंग असेंबली का टॉपिक न्यूज में आया? बिकॉज आप सबको पता होगा कि जब तमिलनाडु में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, ठीक है, सो टीवी के, डीएमके एंड AIADMK. TVK was contesting the election as a party only. ठीक है, single party थी वो. And DMK and AIDMK basically referred to the pre-poll coalitions. बट इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद सामने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी पिक्चर आई जिसके हिसाब से द नंबर्स एक्चुअली डोंट एड अप. That is, none of the parties or none of the coalition is actually having that number which is required to cross the majority mark. ठीक है, so out of the 234 members Tamil Nadu State Assembly, ठीक है, 234 उसकी स्ट्रेंथ है, 234 इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ. उसमें से जो सिक्योर, जो आपको मेजॉरिटी सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑफ 118 सीट्स. बट नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड दिस नंबर जिसके बेसिस पे वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए. सिचुएशन कैसी बन रही है? दैट द फ्रंट रनर इज एक्चुअली टीवी के. ठीक है, जहां पर 108 सीट्स, 108 सीट्स पे दे वन द इलेक्शन. बट ये भी नंबर अब कम होकर 107 हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज द लीडर ऑफ टीवी के, दैट इज विजय, ही कंटेस्टेड फ्रॉम 2 सीट्स. ठीक है, उन्होंने 2 सीट से इलेक्शंस कंटेस्ट किया था. एंड दिस इज परमिसिबल इन आवर डेमोक्रेसी. कोई भी एक कैंडिडेट मल्टीपल सीट से भी इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है. बस सिचुएशन इतनी होती है कि अगर आप दोनों सीट्स या जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स आप इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे, अगर आप उन सबको जीत जाते हो, देन यू हैव टू चूज वन कि किस सीट या किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप रिप्रेजेंट करोगे. So even though TVK का नंबर 108 था, but the leader Vijay must resign from one of his two winning seats, reducing the active strength to 107. 107 के बाद मैजिक नंबर इज 118, जहां पर उनके पास 11 सीट्स कम है. ऑपोजिशन को देखें अगर हम, तो डीएमके के अलायंस के पास 59 सीट्स एंड एआईए डीएमके के अलायंस के पास 47 सीट्स हैं. कांग्रेस इज विद 5 सीट्स, पीएमके विद 4 सीट्स एंड इंडिपेंडेंट्स या अदर्स में 1 या 2 सीट्स वहां पर हैं. तो पॉइंट ये है कि क्यों हंग असेंबली की सिचुएशन बन रही है यहां पर. हंग असेंबली की सिचुएशन इस वजह से क्रिएट हुई बिकॉज नन ऑफ द पार्टी और द कोalition वर एबल टू क्रॉस दिस मार्क. एंड अभी भी प्रॉब्लम ये है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है टीवी के, इवन इफ इट अलाइज विद कांग्रेस, जो कि प्राइमरली न्यूज में डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, कि टीवी के इज गोइंग टू एंटर इनटू अ पोस्ट पोल अलायंस विद कांग्रेस टू क्रिएट द गवर्नमेंट, बट तब भी उनका नंबर 112 भी पहुंचेगा. And they will fall short of 118 majority, and a broader, more complex coalition is mathematically mandatory to break the deadlock. अब ये बन पाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स तो आउटराइटली पॉलिटिकली बिल्कुल ही ऑपोजिट्स हैं. ठीक है, डीएमके और एआईडीएमके का कोalition हो पाना मतलब क्या ही कहे, फिर तो फिर मतलब कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स के नाम पर इस देश में. ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी? हु विल बी कॉल्ड बाय द गवर्नर, दैट्स कम्स अंडर द पावर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट. ठीक है,
अब जनरल रूल यही कहता है भाई दैट द गवर्नर एक्चुअली एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया अपने सेंटर में भी और स्टेट लेवल पे भी। एंड अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, the head of the state or a head of a state, president in case of the center and governor in case of a state, they are supposed to act according to the aid and advice of the council of minister, ठीक है। this is according to article 163 of the constitution of india. but what if there is no council of minister at the first place? कि अगर स्टेट में कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं है, फिर गवर्नर क्या करेंगे? या अगर स्टेट में जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए और फिर उसके बाद कोई भी वहां पर पार्टी एक्चुअली इस मेजोरिटी के मार्क को प्रूव ना कर पाए, फिर ऐसी सिचुएशन में क्या गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करेंगे? ठीक है। एंड दिस इज द सिचुएशन व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी wherein in certain cases the government is authorized to act as per his own discretion. एंड इसी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर्स की अगर हम बात करें तो गवर्नर इज हैविंग मोर डिस्क्रिशनरी पावर एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड कुछ सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन से कुछ जहां पर गवर्नर के पास एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दी गई है दैट ही कैन एक्ट एज पर हिज ओन डिस्क्रिशन। एंड कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जहां पर ही कैन एक्चुअली एक्सरसाइज हिज इम्प्लिसिट डिस्क्रिशन। उनको हम सिचुएशनल डिस्क्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की अगर हम बात करें, wherein according to the constitution only the governor is not required to act as per the aid and advice of the council of minister. These are the kind of situation wherein the governor wants to reserve a bill for the president's consideration as per article 200 and 201 of the constitution. गवर्नर अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज करते वक्त प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन लिए किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं। And when he wants to do such thing, if he wants to act in such a manner, he is not supposed to take the aid and advice of the council of minister. Another situation wherein the constitution gives discretionary power to the president or to the governor is recommending president's rule in a state as per article 356 of the constitution of india. Article 356 deals with president's rule. वहां पर the president can impose a president rule on the report of the governor as well. अब जब गवर्नर प्रेसिडेंट्स रूल को रिकमेंड करना चाहते हैं, वहां पर भी ही इज नॉट सपोज टू टेक द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनदर सिचुएशन इज व्हेन द गवर्नर इज एक्टिंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। किसी एक स्टेट के गवर्नर को किसी यूटी का चार्ज भी दिया जा सकता है। एंड व्हेन द गवर्नर इज एक्टिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, वो जिस भी स्टेट के गवर्नर है ना, उस स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस उनको लेने की जरूरत नहीं है with respect to the administration of that union territory. This is another constitutional discretion given to the governor. Another situation is when the governor wants to seek administrative information from the chief minister of the state. Okay? The governor is actually having a power that he can call for information from the chief minister with respect to the administration of the state. वहां पे भी उन्हें एड एंड एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की सिचुएशंस हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशन कब आता है गवर्नर के पास? It is activated exclusive by political realities on the ground, empowering the governor to act independently to ensure democratic continuity. ठीक है? This is a kind of an implicit power of the governor. And political realities की वजह से या political exigencies की वजह से गवर्नर इस तरीके के डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हैं। So situational जो डिस्क्रिशन है गवर्नर का, that is primarily activated because of the political realities. कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं वो? जैसे नंबर वन, व्हेन देयर इज अ हंग असेंबली। सो व्हेन द गवर्नर हैज टू अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर, व्हेन नो सिंगल पार्टी और प्री पोल अलायंस सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी एट द बैलेट बॉक्स, ठीक है, और एट द ईवीएम, देन द गवर्नर इज हैविंग हिज डिस्क्रिशन कि वो किसको बुलाना चाहते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि जब किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, जो अभी हमें तमिलनाडु में देखने के लिए मिल रहा है, दैट्स वन सच सिचुएशन वेयर इन द गवर्नर एक्सरसाइजेस his discretion. The second situation is the lost mandate. ठीक है, अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाते हैं एट द फ्लोर टेस्ट, देन द गवर्नर इज आल्सो हैविंग हिज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन कि वो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं। दैट्स अनदर सिचुएशन। द थर्ड सिचुएशन इज द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन नो पार्टी, ठीक है, व्हेन नो पार्टी is having a majority in the assembly. ठीक है, कि या तो रूलिंग पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए,
बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट देम। फ्लोर टेस्ट में वो अपना नंबर प्रूव ना कर पाए, एंड कोई भी ऑल्टरनेटिव पार्टी या ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्रिएट नहीं हो सकती, because none of the party or the coalition is having the strength over there. That is another situation where the governor can actually exercise his discretionary powers. So जो अपने सोल डिस्क्रिशन में एक्ट करने की बात है, अभी तक यही तो डिस्कशन चल रहा है कि गवर्नर किसको बुलाएंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। टीवीके के लीडर विजय को बुलाया जाएगा या किसी और को बुलाया जाएगा, या प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा? क्यों वो सिचुएशन बन रही है? बिकॉज इस वजह से हंग असेंबली है, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है। बट जब भी हंग असेंबली होती है तो उस सिचुएशन में गवर्नर को किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, ठीक है? जैसे हमें तमिलनाडु में देखने के लिए मिल रहा है, किसी के भी पास वहां पर मेजोरिटी मार्क नहीं है, दैट गोल्डन नंबर 118 सीट्स का जो नंबर है वो किसी के भी पास नहीं है। ऐसे में गवर्नर किसको बुलाएंगे टू फॉर्म द गवर्नमेंट टू प्रूव देयर मेजोरिटी? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज टू साइलेंट ऑन दिस, ठीक है? देयर इज नथिंग व्हिच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू दिस मैटर। बट गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कुछ कमीशंस को क्रिएट किया था to review the administration of our country, which includes Sarkaria Commission, Sarkaria Commission of 1983 and Punchi Commission of late 1990s. ठीक है, इन दो कमीशंस को गवर्नमेंट ने फॉर्म किया। एंड आज की डेट में जो आप सब जगह डिस्कशन देख रहे होगे ना, कि पहले लार्जेस्ट मेजोरिटी मतलब प्री पोल अलायंस को बुलाना चाहिए, फिर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाना चाहिए, ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं गिवन नहीं है। दीज आर द गाइडलाइंस और द रिकमेंडेशंस ऑफ दीज टू कमीशंस। तो इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए जिस चीज को फॉलो किया जा सकता है, दीज आर द गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया एंड द पुंची कमीशन, ठीक है? सो गवर्नर बिल्कुल अपने डिस्क्रिप्शन को आर्बिट्ररीली एक्सरसाइज ना करें कि किसी को भी बुला लिया, भाई किसी के पास दो दो विधायक हैं, 2 सीट से उनको बुला लिया गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है? या रूलिंग पार्टी या गवर्नर जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नर को जिसने अपॉइंट करा उस पार्टी को वो बुला लें। तो ये सब चीजें अवॉइड हो पाए, therefore the Sarkaria and the Punchi commissions established a strict order of invitation for forming a government. उन्होंने एक गाइडलाइंस इशू करी कि इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए गवर्नर को। गवर्नर को सबसे पहले इनवाइट करना चाहिए प्री पोल अलायंस को। प्री पोल अलायंस मतलब ये जो डीएमके है और एआईए डीएमके है, ये सब प्री पोल अलायंस है ना, शुरुआत से ही अलायंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले प्री पोल अलायंस को बुलाना चाहिए कि आप आइए और आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए, ठीक है? सो कोलिशन फॉर्म बिफोर द इलेक्शन दैट कमांड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स, दैट इज द प्री पोल अलायंस। इसे बुलाना चाहिए। अगर इनके पास नंबर्स नहीं है, जो इस सिचुएशन में है, नाइदर द डीएमके इज हैविंग द नंबर्स और एआईडीएमके इज हैविंग द नंबर्स, अगर प्री पोल अलायंस के पास वो नंबर्स नहीं है, फिर गवर्नर बुला सकते हैं सेकंड नंबर पे द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को। So the largest individual party that can demonstrate support from others to reach the majority threshold, इन्हें बुलाना चाहिए। एंड दिस इज द सिचुएशन जहां पर टीवीके अभी लाए कर रही है, ठीक है? बिकॉज इट इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, जिसके पास 107 सीट्स है एंड द नंबर रिक्वायर्ड इज 118, सो दे आर द क्लोजेस्ट वन टू अचीव दैट नंबर। अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं है, ठीक है, ना तो प्री पोल अलायंस के पास उतना मेजोरिटी नंबर है, ना ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास कोई भी ऐसा कोई नंबर बन पा रहा है, ठीक है, तब फिर गवर्नर के पास ऑप्शन होता है टू कॉल अ पोस्ट पोल कोएलिशन, ठीक है? पोस्ट पोल कोएलिशन मतलब वो अलायंस जो इलेक्शंस के बाद बना हो, इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद जो अलायंस बना हो, उसको हम पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं। So post poll alliance में it is an alliance formed after the election where all the partners agree to join the government, and अगर ये भी ना हो, then the governor can call the post poll coalition, that an alliance where some partners govern while others provide vital support from the outside, ठीक है? आउटसाइड सपोर्ट वाली जो चीज होती है, ये पोस्ट पोल कोएलिशन ऑफ आउटसाइड सपोर्ट है। इस हायरार्की या इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए गवर्नर को टू कॉल समबडी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बट अगर मान लो टीवीके को बुला भी दिया, विजय को बुला भी दिया टू फॉर्म द गवर्नमेंट, क्या उनके पास नंबर्स हैं? नंबर्स तो है नहीं, तो इवेंचुअली उन्हें अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी।
बट वेयर इज दिस मेजोरिटी एक्चुअली प्रूवन? अगर व्हाट्सएप मैसेजेस या लेटर्स दिखा देंगे टीवीके के लीडर्स या विजय कि भाई हमारे पास ये इतने लोग हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो क्या उससे मेजोरिटी प्रूवन मान ली जाएगी? नहीं। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द पावर इज समथिंग विच इज टू बी डन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। असेंबली में आपका फ्लोर टेस्ट होता है, उसी के बेसिस पे आप मेजोरिटी प्रूव कर सकते हो। इनफॉर्मल वे में सपोर्ट लेटर्स शो करके, या मीडिया के सामने आपने नंबर ऑफ विधायक जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लेजिस्लेटिव सपोर्ट कर रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी परेड करवा के क्या आप मेजोरिटी आप अपनी प्रूव कर सकते हो? दैट इज नॉट द केस। ठीक है? So the ultimate test of the power, according to both commission, is that the governor must not risk determining whether a person or the party has majority outside the assembly based on private assurances. ठीक है? कि गवर्नर को अश्योरेंस दिए जा रहे हैं कि हम नंबर ले आएंगे, हमारा नंबर अचीव हो जाएगा, दैट इज नॉट सफिशिएंट, एंड देयरफॉर these things are invalid proof. Support letters, parading the MLAs in front of the media, all these are invalid proof. The majority is to be proven at the floor of the house. So the valid proof of majority is the floor test, a formal public vote of the conference taken inside the state legislative assembly. And वहां पर जब आपके पास 118 विधायकों का सपोर्ट होगा, तभी आपकी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश्ड, या कहना चाहिए अ गवर्नमेंट विच विल रिमेन टू गवर्न द स्टेट, रह सकती है। ठीक है? तो अब रोड अहेड यहां पर है क्या? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ हंग असेंबली. So the governor is eventually going to exercise his own discretion only. But what can be the possible outcomes? कितनी probabilities बन सकती है? तो तीन ऑप्शन है आपके तमिलनाडु के गवर्नर के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है? द गवर्नर डिमांड्स प्रूफ ऑफ मेजोरिटी बिफोर फॉर्मली इनवाइटिंग टीवीके टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अब पहला ऑप्शन क्या है? द ग्रांड कोएलिशन, टीवीके, कांग्रेस, एआईडीएमके फॉर्म्स अ पोस्ट पोल कोएलिशन। ठीक है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अगर नहीं बुलाया तो पोस्ट पोल कोएलिशन को बुला लिया। अब इसमें अगर कोएलिशन बनता है टीवीके, कांग्रेस और एआईएडीएमके का, अगर ये कोएलिशन बनकर आता है, जो कि बनना मुश्किल है, एआईएडीएमके इंक्लूड्स बीजेपी, कांग्रेस, एक साथ कैसे बन पाएंगे? तो वो चीजें हो पाना पॉसिबल नहीं है। बट दिस इज वन सच सिचुएशन जहां पर वो नंबर अचीव किया जा सकता है, and this crosses the 118th threshold and the governor invites the coalition and the floor test follows. दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है कि टीवीके को बुलाया जाए टू प्रूव देयर मेजोरिटी एंड टीवीके फेल्स टू सिक्योर अ वाइबल अलायंस, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाए, बट वो भी अगर अपना वहां पर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, so the governor follows the precedent's ladder inviting the DMK alliance to prove their capacity to build a coalition. बट अगर ये भी नहीं हो पाया एंड देर इज नो पार्टी और अलायंस दैट कैन प्रूव द मेजोरिटी नंबर, 118 सीट्स का मार्क अगर कोई भी नहीं अचीव कर पाता है, ना ही पोस्ट पोल अलायंस बन पा रहा है किसी भी तरीके का, टीवीके को भी इवेंचुअली किसी के साथ अलायंस तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाए चाहे आउटसाइड सपोर्ट के फॉर्म में बनाए, बनाना तो पड़ेगा ही, तभी वो नंबर अचीव हो पाएगा। But worst case scenario, let's say there is no post poll alliance which is coming into formation which can achieve this 118 threshold. फिर क्या किया जाएगा? The governor can exercise the constitutional discretion to recommend the president's rule. Why? Because there is no party. And eventually फिर president's rule के बाद elections दोबारा conduct होंगे 6 महीने साल भर बाद, and फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। ठीक है? So ultimately the governor's situational discretion is to be guided by the historical precedents and commission's rule and will dictate the immediate democratic future of Tamil Nadu. तो पोस्ट पोल को अलायंस अगर बन पाता है तो ठीक है, अगर नहीं बन पाता है कोई भी पोस्ट पोल अलायंस, तो इवेंचुअली द गवर्नर विल इंपोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट ओनली। और अलायंस अपनी मेजोरिटी क्या बाहर प्रूफ करेगा, मीडिया को प्रूफ करेगा, गवर्नर को पर्सनली अश्योर करेगा? नहीं। दैट अश्योरेंस और दैट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है? So this is the entire issue of the hung assembly and the governor's discretionary power. Now, Delhi is coming up with the CLAT 2026 toppers tour, जिसमें इंदौर, जयपुर, जोधपुर and और भी cities अब ऐड होने वाली हैं। ठीक है? So you should register now. There are limited seats. Registration की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, तो ध्यान से आप उस चीज के लिए रजिस्टर कर लीजिए and you will get a chance to be in the same room like your talk to have a discussion or interaction with your CLAT toppers only. ठीक है? So that's it for our today's topic. I hope topic समझ में आया हो, सेशन अच्छा लगा हो तो do like this session as well
बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, हम जल्दी मिलेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।